नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बज गया चुनावी बिगुल। जम्मू कश्मीर में 3 और हरियाणा में 1 चरण में होगी वोटिंग। 4 अक्टूबर को एक साथ आएंगे नतीजे। पहली बार मोहम्मद यूनुस से पीएम मोदी ने फोन पर की बात। हिंदुओं की सुरक्षा का मिला आश्वासन। ट्वीट कर पीएम मोदी ने दी जानकारी। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन तेज। पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई की हिरासत में, तो वहीं ममता सरकार को हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा। पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी। राहुल गांधी की जा सकती है नागरिकता। सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। अगले सप्ताह सुनवाई संभव। अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन आज। तिहाड़ जेल के बाहर कार्यकर्ताओं ने किया सेलिब्रेट, तो मनीष सिसोदिया ने शुरू की पदयात्रा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव की। चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, वहीं हरियाणा में 1 चरण में ही पूरे प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होगा। वहीं मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। वहीं हरियाणा में 1 चरण में ही 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। साथ ही यहां भी नतीजे 4 अक्टूबर को ही आएंगे। तो वहीं महाराष्ट्र के चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव वहां बाद में होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र में इस समय मॉनसून है, जिससे मतदाता सूचितों का काम लंबित है। इसके अलावा पितृपक्ष, दिवाली और गणेश चतुर्थी जैसे प्रमुख त्योहार भी आ रहे हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। महाराष्ट्र में चुनाव तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव कितना दिलचस्प होगा? दिलचस्प तो है ही। हरियाणा में बहुत ही क्लोज फाइट होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी बड़ी मजबूत दिख रही है। सरकार वहां पे थोड़ी अनपॉपुलर हुई है। भारतीय जनता पार्टी को उन गलतियों को, जिस तरह की गलतियां लोकसभा के दौरान हुई, उससे निजात पाना होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव की घोषणा हुई है, उसका एक इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है। कई सारे लोगों के मुंह पे ताले लग गए। वो जो कह रहे थे कि तानाशाही है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, वो कहाँ है वो लोग जो आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद छाती पीट रहे थे, उसके पहले धमकियां दे रहे थे कि वहां पे बिल्कुल खून की नदियां बह जाएगी। यहां तिरंगा लहरा रहा है और डेमोक्रेसी की धारा बह रही है। पूरी दुनिया में आज एक बड़ा संदेश गया कि हिंदुस्तान रियल सेंस में एक डेमोक्रेटिक नेशन है। जी, तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुद ही इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का टेलीफोन कॉल आया। मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। लोकतांत्रिक स्थिरता, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। तो वहीं खबर है कि बांग्लादेश की सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण करने को लेकर विचार कर सकती है। कल ही लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को कहा था। आज फोन पर बातचीत भी हुई। अचानक से क्या हो गया कि जो सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन कर दिया। प्रधानमंत्री तो यहां पे उनके दुश्मन को शरण देकर के रखे हुए हैं। कई सारे इस्लामिस्ट, मौलवी, मौलाना, आईएसआई, सीआईए के दलाल हिंदुस्तान के अंदर ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि हमें इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए। शेख हसीना को हिंदुस्तान में रखने से हमारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। भाई, बांग्लादेश है, कई सारी चीजों को लेकर के रिक्वेस्ट कर रहा है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है वहां पे अभी बस 10-15 दिनों के बाद से ही
वहां वर्ल्ड T20 वुमेन्स क्रिकेट का टूर्नामेंट होना था। उसके लिए भी फोन किया जा रहा है हिंदुस्तान कि हाँ स्थिति ठीक नहीं है, आप कर लो। बिना हिंदुस्तान के, बिना इंडियन सपोर्ट के वहां पे चीजों को मैनेज कर पाना बांग्लादेश के लिए बड़ा मुश्किल है। बहुत इन लोगों ने बयानबाजी कर ली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उनको समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी गलती बांग्लादेश के लोगों ने, खास करके कुछ लोगों ने, इन जमात वालों, ISI, CI के चक्कर में फंस के कितनी बड़ी गलती वो कर चुके हैं। जी, अब बात करते हैं कोलकाता रेप और हत्या मामले की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में CBI की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। CBI ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में ले लिया है। वहीं अब तक इस मामले में कुल 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी के साथ 14 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे राज्य सरकार की नाकामी बताया और कहा कि ये पूरी तरह से राज्य मशीनरी की नाकामी है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद ममता सरकार बैकफुट पर है। अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसी बीच ममता बनर्जी भी आज सड़कों पर उतरी, विरोध में पैदल मार्च निकाला, तो वहीं बीजेपी ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट ने तो फटकार लगाई है, CBI का एक्शन भी तेजी से जारी है। लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रहा कि सरकार ममता की, सिस्टम उनका, पुलिस भी उनका, सब कुछ उनका, लेकिन वो सड़क पे क्यों उतरी हैं? सड़क पे इसलिए आई है कि जो इंडी गठबंधन है उसको केजरीवाल वायरस ने डस लिया है। ये केजरीवाल की टेक्निक है कि सरकार में भी रहो और धरना प्रदर्शन भी करो। पानी का दिक्कत है तो देखिए आपने, आतिशी मार्लेना भूख हड़ताल में बैठ गई। बताइए, मंत्री खुद है, जल संसाधन मंत्री, पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी उसकी। आप जिम्मेदारी से आप मुकर जा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आप खुद के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन। वही ममता बनर्जी ने इस टेक्निक को अपनाया है। क्या हुआ है, बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई ममता बनर्जी। लोग वहां थू थू कर रहे हैं और अब साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी की TMC उन अपराधियों को, उस बच्चे के गुनहगारों को बचाने में जुटी हुई है। CBI का पहला एक्शन कितना धाकड़ एक्शन है कि आप जिस प्रिंसिपल को हटाए और हटाने के बाद एक बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो तो राज उगलेगा, कौन लोग थे। अब तो सोशल मीडिया में नाम आना शुरू हो गया है कि TMC के नेताओं का जो वो नेता, तो वो MP, इस तरह से सोशल मीडिया में बातें चल रही है। अब CBI इसकी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो ममता बनर्जी की साख को आज बिल्कुल जमींदोह कर गया, वो हाईकोर्ट का बयान, हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई और हाईकोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि पुलिस की गलती है। यहां जो कंप्लीट सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है। चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से रात के अंधेरे में कुछ गुंडे आ गए, 5,000-7,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उसके ऊपर हमला कर दिया। तो ये सारी चीजें ममता बनर्जी की राजनीति के लिए कोई अच्छे संकेत लेकर के नहीं आ रही। जी सर, अब बात करते हैं राहुल गांधी की बढ़ती मुसीबतों की। लगता है राहुल गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक तरफ नेशनल हेराल्ड मामले में ED समन भेजने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की नागरिकता पर खतरा मंडरा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। स्वामी ने पिछले सप्ताह ही आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। अब उन्होंने अदालत का रुख किया है और मांग की है कि वो केंद्र सरकार को इस मामले में एक्शन लेने को कहे। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी का यह भी कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय को 5 साल पहले शिकायत दी थी। अभी तक गृह मंत्रालय ने यह साफ नहीं किया है कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई क्या कुछ की है। राहुल गांधी पर यह कितना बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो खामखा कोई केस मुकदमा लेकर के कोर्ट नहीं पहुंचते। आप देखिए, गांधी परिवार फंसा हुआ है नेशनल हेराल्ड केस में, कौन लेकर के गया? सुब्रमण्यम स्वामी। कब लेकर के गए? ये नहीं
कि वो मोदी सरकार आने के बाद इन्होंने केस डालना शुरू किया। 2G हो, चिदम्बरम हो, नेशनल हेराल्ड हो, इस तरह के तमाम केसेस उस दौरान किए जब सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ये आदमी कागज के बड़े पक्के हैं और इसलिए उनको डर नहीं लगता कि सरकार कौन है, जज कौन है, बेंच कौन है। वो बड़े ही पुरजोर तरीके से अपने साक्ष्य और सबूतों को लेकर कोर्ट में जाते हैं और इसलिए सारे लोग जिन जिन लोगों के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए उनको मुंह की खानी पड़ी। ये बात और है, 1-2 केसेस में जजेस ने ही सोनिया गांधी की चमचागिरी शुरू कर दी। वो केस है कि जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलत बताया गया, कुछ साबित नहीं हुआ, जज साहब ने कह दिया जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा, अब से नहीं करेगी, अगले बार से सही जानकारी देगी। अब ये मामला क्या है? ये मामला तो बड़ा संगीन है। इसमें बताया जा रहा है कि जो साक्ष्य और सबूत है कि किस तरीके से आपने एक कंपनी को खरीदा, उसके आप पार्टनर डायरेक्टर बने और वहां आपने अपना नाम जो लिखा उसके नीचे लिखा कि सिटीजनशिप ब्रिटिश है। तो ये ब्रिटिश नागरिकता का मामला अब ये गंभीर होता जा रहा है। अब सरकार के ऊपर ये दबाव आ जाएगा, अगले सप्ताह सुनवाई होनी है और अगर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि भाई इसके ऊपर जांच शुरू कीजिए, तब तो राहुल गांधी फंस सकते हैं। जी, आज की आखिरी खबर में बात दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद है और आज उनका जन्मदिन भी है। तिहाड़ जेल के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए इकट्ठा भी हुए। आपके तमाम बड़े नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं आज से मनीष सिसोदिया ने पदयात्रा की भी शुरुआत की। आज शाम 5 बजे से DDA फ्लैट्स कालकाजी से पदयात्रा की शुरुआत की गई है। सिसोदिया दिल्ली की सभी विधानसभा में लोगों से मुलाकात भी करेंगे। आज तो केजरीवाल का बर्थडे है, लेकिन ऐसे में ये जो पदयात्रा कर रहे हैं सिसोदिया, कोई फायदा होगा क्या? देखिए, ये पदयात्रा को उस हिसाब से देखना चाहिए कि देयर इज अ पावर स्ट्रगल हैज बिगन इन आप। मनीष सिसोदिया ये जान रहे हैं कि जिस तरह से मैं 17 महीने जो है वो जेल के अंदर रहा, तब जाकर के कोर्ट ने इतनी लंबी अवधि जेल में रहने की वजह से, ये नहीं कि केस कमजोर है, सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, ओनली ऑन द ग्राउंड कि आप जो मिनिमम सजा है उसके 50% से ज़्यादा आप जेल के अंदर रह चुके हैं, आपको जो है राइट टू स्पीडी ट्रायल वो आपका अधिकार बनता है, इसलिए आपको बेल दिया गया है। उनको मालूम है केजरीवाल आने वाला नहीं है, चुनाव तक फरवरी में चुनाव है और उनको लगता है कि अगर मैं पदयात्रा करूंगा तो पदयात्रा से क्या होगा, इनकी अपनी जो स्टैंडिंग पार्टी के अंदर नेक्स्ट टू केजरीवाल हो जाएगी और इतना दबाव ये डाल पाएंगे कि केजरीवाल फिर अपने चॉइस से ये नहीं बता पाएंगे कि भाई ऐसा है कि झंडा आतिशी मार लेना फहरा लेगी। ये राजनीति इस तरीके से की जाएगी कि भाई अब तो आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर ले, इसीलिए ये पदयात्रा किया गया है। और मुझे समझ में आ रहा है कि केजरीवाल अब चाहेंगे किसी तरीके से कि उनको वापस डिप्टी सीएम बना दो, क्योंकि ये बाहर रहेगा, ये मिनिस्टर नहीं रहेगा, तो ये कुछ न कुछ करता रहेगा और जितना ये पदयात्रा करेंगे, जितने नेताओं से मिलेंगे, जितना इनकी भूमिका जो सक्रिय होगी, पार्टी के ऊपर कब्जा मनीष सिसोदिया का उतना ही मजबूत होता जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।